नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत और खून, पार्ट 8। लक्ष्मी सोचने लगी, तुम्हारा पति कहाँ है? जयशंकर ने पूछा। वे ऑफिस गए हैं। तुम उन्हें फ़ोन करके थोड़ी देर के लिए बुला लो, फिर हम इकट्ठे बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हारा पति मेरी बात ज़रूर मान जाएगा। वह नहीं मानेगा। क्यों? जयशंकर हैरानी से बोला। वह बहुत कायर आदमी है। वह तो शुरू से ही चाहता था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर दें। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ऐसा करने से रोका है। तुम बहुत समझदार हो, और जहाँ तक तुम्हारे पति का सवाल है, तुम उसे वापस बुलाओ और मुझे उससे बात करने दो। मैं उसे मना लूँगा। अगर मैंने तुम्हें मना लिया है तो मैं उसे भी मना लूँगा। और उसने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से अपने हाथ में थमे रिवॉल्वर को झटका दिया। विमल कच्ची सड़क पर आगे बढ़ा जा रहा था। एकाएक उसे सामने से आती हुई एक एम्बेसडर कार दिखाई दी। उसने तत्काल सड़क छोड़ दी और एक पेड़ की ओट में हो गया। कार हिचकोले खाती हुई उसके समीप से गुजर गई। उसने देखा, कार की ड्राइविंग सीट पर एक पादरी बैठा था। कार की दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद विमल भी सड़क पर उतर आया। वह आगे बढ़ा। शीघ्र ही वह उस घनी झाड़ियों के झुंड के पास पहुंचा जिसका जिक्र वीरप्पा ने किया था। झाड़ियों के समीप एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। विमल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। झाड़ियों के बगल से पीछे की ओर एक पगडंडी जाती दिखाई दे रही थी। उस पगडंडी पर ताजे कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। विमल सावधानी से उस पगडंडी पर बढ़ा। थोड़ी आगे फिर एक झाड़ियों का झुंड था जिसके पीछे एक गुफा के मुंह का आभास मिल रहा था। दबे पांव विमल झाड़ियों की साइड में पहुंचा और वहां नीचे बैठ गया। उसने धीरे से पेड़ की एक टहनी को थोड़ा सा सरकाया। सामने गुफा का मुंह था और उसमें से गुफा का काफी सारा भीतरी भाग दिखाई दे रहा था। भीतर उसे किसी की मौजूदगी का आभास नहीं मिला। जयशंकर, उसने धीरे से आवाज दी। कोई उत्तर नहीं मिला। विमल रिवॉल्वर अपने आगे किए गुफा के मुंह के पास सरका गया। गुफा खाली थी। विमल गुफा के भीतर घुस गया। भीतर एक पूरी गृहस्थी का सामान जुटा हुआ था। जयशंकर के अतिरिक्त वहां सब कुछ था। विमल सोच में पड़ गया, क्या वह आसपास ही कहीं था? फिर उसे ख्याल आया कि गुफा में नोटों के थैले भी नहीं थे। उसी क्षण विमल की निगाह एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो गुफा में उड़ता फिर रहा था। उसने वह कागज उठा लिया और उसे खोलकर देखा। उस पर लिखा था, एन त्यागराजन, 32 कॉलेज रोड, मद्रास। वह किसका पता था? विमल को उसका कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कागज वापस जमीन पर फेंक दिया। अगले 2 घंटे वह रिवॉल्वर हाथ में लिए जयशंकर के बिस्तर पर उसके स्वागत के लिए तैयार बैठा रहा। जयशंकर नहीं आया। एकाएक विमल को उस एम्बेसडर कार का ख्याल आया जो उसी रास्ते में मिली थी और जिसे एक पादरी चला रहा था। वीरप्पा ने भी ऐसा कुछ कहा था कि जयशंकर ने गुफा के पास एक एम्बेसडर कार छुपाई हुई थी। कहीं वह एम्बेसडर जयशंकर की ही तो नहीं थी? और वह पादरी, कहीं वह जयशंकर ही तो नहीं था? विमल गुफा के बाहर निकल आया। वह वापस स्टेशन वैगन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे जमीन पर पड़ा एक तार का टुकड़ा दिखाई दिया। विमल ने वह टुकड़ा उठा लिया। स्टेशन वैगन के समीप पहुंचकर वह डिक्की के सामने पहुंचा। रास्ते से उठाए तार के टुकड़े की सहायता से 1 मिनट से भी कम समय में उसने डिक्की का ताला खोल लिया। उसने ढक्कन उठाकर भीतर झांका। भीतर माल नहीं था। उसने ढक्कन गिरा दिया। अगले 2 घंटों में उसने आसपास का सारा इलाका छान मारा। एम्बुलेंस कहीं नहीं थी। माल कहीं नहीं था। जयशंकर कहीं नहीं था। विमल वापस स्टेशन वैगन के पास पहुंच गया। वह स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बड़ी मेहनत से तार के टुकड़े की सहायता से ही उसने स्टेशन वैगन का इग्निशन ऑन कर लिया। उसने गाड़ी को गियर में डाला और उसे मेन रोड की ओर ड्राइव करने लगा। मेन रोड पर पहुंचकर मद्रास जाने के स्थान पर उसने स्टेशन वैगन को महाबलीपुरम की ओर मोड़ दिया। महाबलीपुरम पहुंचकर पार्किंग से थोड़ी दूर ही उसने स्टेशन वैगन छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ा। शीघ्र ही उसे वह टूरिस्ट बस दिखाई दे गई जिस पर वह मद्रास से सवार हुआ था। समुद्र के किनारे पर बने टूरिस्ट बंगले के रेस्टोरेंट में उसने भोजन किया और फिर बस में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस बस में मद्रास से उसके साथ आए टूरिस्ट वापस आने लगे। कई विद्यार्थियों ने उसे पहचान लिया और उससे पूछने लगे कि वह रास्ते में क्यों उतर गया था और जहां वह उतरा था वहां से महाबलीपुरम तक कैसे पहुंचा था।
उसने सबको मुनासिब उत्तर देकर शांत किया और बस चलने की प्रतीक्षा करने लगा। बस चल पड़ी। विद्यार्थी फिर उससे माउथ ऑर्गन बजाने का आग्रह करने लगे। विमल ने थोड़ी देर बाद माउथ ऑर्गन सुनाने का वादा करके टाल दिया। जब वे मद्रास से 2-3 मील दूर रह गए तो विमल ने अपनी टोपी आंखों पर झुका ली, चश्मा उतारकर जेब में रख लिया और माउथ ऑर्गन बजाना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर बाद बस में फिर पहले जैसा समा बंध गया। विद्यार्थी माउथ ऑर्गन की ताल पर चुटकियां बजाने लगे। बस बिना रुके चेक पोस्ट से गुजर गई। रास्ते में उसने माउथ ऑर्गन बजाना बंद कर दिया। बस टूरिस्ट ऑफिस के सामने रुकी। तब तक अंधेरा हो चुका था। विमल बस में से उतरा। उसने टोपी और माउथ ऑर्गन एक कूड़े के ड्रम में डाल दिया और चश्मा लगा लिया। पार्किंग से उसने स्कूटर उठाया और कॉलेज रोड की ओर चल पड़ा। कॉलेज रोड पहुंचकर 32 नंबर इमारत के समीप उसने स्कूटर रोक दिया। वह कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर स्कूटर वहीं छोड़कर आगे बढ़ा। उसने कॉल बेल के पुश पर उंगली रख दी। द्वार त्यागराजन ने खोला। विमल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसकी निगाह भीतर मेज पर पड़े पादरियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तसले जैसे हैट पर पड़ी। 1 सेकंड से भी कम समय में विमल ने अपना अगला एक्शन निर्धारित कर लिया। यस, त्यागराजन बोला। विमल ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी छाती पर रख दी। त्यागराजन के नेत्र कटोरियों से बाहर निकल पड़े। विमल ने रिवॉल्वर की नाल से उसकी छाती पर धक्का देकर उसे पीछे हटने का संकेत किया। त्यागराजन लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। विमल भीतर घुस आया। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। पादरी कहाँ है? विमल ने धीमे स्वर में पूछा। पादरी कौन? धीरे बोलो, विमल फुसफुसाया। और जो बोलो सोच समझकर ठीक बोलो, ऊट पटांग मत बोलो, समझे? त्यागराजन ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। पादरी कहाँ है? विमल ने अपना प्रश्न दोहराया। पिछले कमरे में, त्यागराजन फुसफुसाकर बोला। वह जयशंकर है? युवक ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। रुपया भी इसी इमारत में है? त्यागराजन ने उत्तर नहीं दिया। विमल ने रिवॉल्वर की नाल से उसकी पसलियों को टहोका और अपने स्वर को अधिक से अधिक क्रूर बनाने का प्रयत्न करता हुआ बोला। जल्दी बोलो और ठीक ठीक जवाब देना, वरना शूट कर दूंगा। हाँ, त्यागराजन की खिड़की बंद गई। घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी है। कहाँ? किचन में। और कौन है? और कोई नहीं है। जयशंकर के कमरे में चलो। त्यागराजन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह एक बंद दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। उसने संकेत से बताया कि पादरी उस कमरे में था। दरवाजा खोलकर भीतर घुसो, विमल उसके कान में फुसफुसाया। त्यागराजन ने ऐसा ही किया। विमल भी छलांग मारकर कमरे में प्रविष्ट हो गया। भीतर एक पलंग पर अदलेटा सा जयशंकर अखबार पढ़ रहा था। वह उस समय भी पादरी का सफ़ेद कॉलर वाला काला चोगा पहने हुए था, लेकिन दाढ़ी, मूछ और सिर का विग उतारकर उसने बगल की मेज पर रखा हुआ था। विमल पर निगाह पड़ती ही उसकी आंखें फट पड़ी। उसके हाथ से अखबार छूट गया और उसका दायां हाथ बिजली की तेजी से अपने चोगे के भीतर की ओर बढ़ा। खबरदार, विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला। जयशंकर का बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। चाचा जी, विमल विशेले स्वर से बोला, मेरी इजाज़त के बिना सांस लेने के अलावा अगर तुम्हारे शरीर ने कोई हरकत की तो अभी तुम्हारी छाती में कई खिड़कियां खुल जाएंगी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जयशंकर ने धीरे से पूछा। बस पहुँच गया किसी तरह। दास्तान कहते कहते तो रात हो जाएगी। त्यागराजन, वह त्यागराजन की ओर मुड़ा। यहाँ आओ को तमिल में क्या कहते हैं? इंगेवा, त्यागराजन बोला। इंगेवा, विमल ने दोहराया। वेरी गुड, अब तुम अपनी बीवी को आवाज़ देकर यहाँ बुलाओ। अगर इसके अलावा कोई दूसरा वाक्य तुम्हारे मुंह से निकला तो भेजा उड़ा दूंगा। समझ गए? समझ गया। आवाज़ दो फिर। लक्ष्मी, त्यागराजन उच्च स्वर में बोला। एन्ना, इंगेवा, वरेन। त्यागराजन चुप हो गया। विमल अपनी रिवॉल्वर से उन दोनों को कवर किए रहा। उसका अधिक ध्यान जयशंकर की ओर था। त्यागराजन में कोई शरारत करने की हिम्मत दिखाई नहीं दे रही थी। लक्ष्मी आई। विमल पर निगाह पड़ते ही वह चीखने ही वाली थी कि विमल ने उसका मुंह दबोच लिया और उसे त्यागराजन की ओर धकेल दिया। अपनी बीवी को संभालो, विमल कुर्राया। त्यागराजन ने लक्ष्मी को चुप रहने का संकेत किया। लक्ष्मी फटी फटी आंखों से कभी विमल को और कभी उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखती रही। तुम पलंग से नीचे उतरो, विमल जयशंकर से बोला।
मिस्टर, जयशंकर बोला, मेरी बात तो सुनो। बात भी सुनूंगा, विमल कर्कश स्वर में बोला, लेकिन बाद में, पहले मैं जो कहता हूं करो। जयशंकर पलंग से नीचे उतर आया, हाथ ऊपर। जयशंकर ने हाथ ऊपर उठा दिए। तुम, विमल त्यागराजन की ओर घूमा, इसकी जेबों से सारा सामान निकाल कर पलंग पर डाल दो और मेरी रिवॉल्वर और जयशंकर के बीच में ना आना। यह बहुत बदमाश आदमी है, इसे कोई शरारत का मौका मिला तो यह चूकेगा नहीं। त्यागराजन ने जयशंकर की जेबों से सारा सामान निकाल कर पलंग पर डाल दिया। जयशंकर, अब तुम पलंग से हट जाओ और अपने कपड़े उतार दो, विमल बोला। क्यों? जल्दी, विमल चिल्लाया। जयशंकर ने अपने कपड़े उतार दिए। अब वह अंडरवियर में कमरे में खड़ा था। तुम, विमल त्यागराजन से बोला, एक बड़ी सी रस्सी लेकर आओ। अगर तुम 2 मिनट में वापस नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी पत्नी को शूट कर दूंगा। त्यागराजन गया और 1.5 मिनट से भी पहले रस्सी के कई टुकड़े लेकर लौट आया। इसके हाथ पांव बांध दो और मुंह में कपड़ा ठूंस दो। मिस्टर विमल, जयशंकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसी जाति मत करो, मैं तो तुम्हारा साथी हूं। तुम मेरे साथी नहीं हो, विमल घृणापूर्ण स्वर में बोला। तुम किसी के साथी नहीं हो, तुम किसी के साथी हो ही नहीं सकते। तुम सिर्फ पैसे के साथी हो। तुम इतने नीचे गिरे हुए हो और इतने लालची इंसान हो कि तुम उन्हीं लोगों को धोखा देने से बाज नहीं आए जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हारी स्कीम को कामयाबी बख्शी। अगर तुमने सारा माल खुद हड़पने का लालच ना किया होता तो आज शायद तुम्हारी यह हालत ना होती। ना मालूम हो तो सुन लो कि अब्राहम और वीरप्पा भी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। सदाशिवराव तुम्हारे सामने ही स्टेडियम में गार्ड की गोलियों का शिकार हो चुका था। तुम्हारा पुराना यार कुप्पू स्वामी भी मर चुका है। कुप्पू स्वामी? वह हैरानी से बोला। हाँ, उसका भतीजा और भतीजे का एक दोस्त दौलत की फिराक में थे। वो चाहते थे जब स्टेडियम से माल लूटकर तुम सूर्य नारायण रोड वाले बंगले में पहुंचो तो किसी तरह माल वे झपट लें। वे डकैती के बारे में जानते थे? कुप्पू स्वामी से जबरदस्ती जानकारी हासिल की उन्होंने। उसी जोर जबरदस्ती में बेचारा मारा गया। तुम्हारा साथ देने से इनकार उसने डरकर नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि उसे अपने भतीजे की नीयत की खबर लग गई थी। अगर मैं माल लेकर सूर्य नारायण रोड वाले बंगले में पहुंचा होता तो माल वे छोकरी लूट लेते। हाँ, फिर तो अच्छा हुआ मैं वहां नहीं पहुंचा। फिर तो बकवास मत करो, इन बातों से तुम्हारी जान बख्शी नहीं हो सकती। मिस्टर विमल, प्लीज़ जरा सोचो, प्लीज़ जरा सोचो। अब हम 2 ही जने बाकी रह गए हैं। अब या मैं हूँ या तुम हो या माल है। तो 50-50, जयशंकर खीसे निपोर कर बोला। जवाब नहीं तुम्हारा भी चाचा जी, विमल बोला। अपनी इस हालत में भी अपने आप को सौदेबाजी के काबिल समझ रहे हो? या तुम ही सारी दौलत ले लो और मुझे आज़ाद कर दो ताकि तुम फिर कोई उस्तादी दिखा सको। मैं कुछ नहीं करूँगा, बाय गॉड मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कुछ करने के काबिल। तुम क्या करोगे? मैं सारी दौलत तुम्हें दूंगा। क्या? मैं इसी दौलत में तुम्हें दफन करके जाऊंगा। मैं तुम्हें उन्हीं नोटों का कफन पहना कर जाऊंगा जिसमें से एक को भी तुम अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। जयशंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके मुंह से बोल न फूटा। मेरा हार कहाँ है? विमल ने पूछा। जयशंकर ने पलंग के समीप पड़े अपने सूटकेस की ओर इशारा कर दिया। विमल ने सूटकेस उठाकर खोला और उसका सारा सामान मेज पर उलट दिया। जयशंकर के कपड़ों के बीच मोतियों का हार जगमगा रहा था। विमल ने हार उठाकर जेब में रख लिया। तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है? उसने पूछा। इमारत की दाईं ओर सड़क पर कोई 150 गज दूर, जयशंकर बड़ी कठिनाई से कह पाया। चाबियां? उसने अपनी जेबों से निकले और पलंग पर पड़े सामान की ओर संकेत कर दिया। सामान में से विमल ने पहले सारे नोट उठाकर जेब में रखे और फिर कार की चाबियां अपने अधिकार में की। इसके हाथ पांव बांध दो, उसने त्यागराजन को फिर आदेश दिया, और मुंह में कपड़ा ठूंस दो। त्यागराजन ने बड़ी तत्परता से आज्ञा का पालन किया। 5 मिनट बाद जयशंकर रस्सियों में जकड़ा हुआ कमरे में पड़ा था। माल कहाँ है? विमल बोला। मत बताना, लक्ष्मी चिल्लाई। माल? त्यागराजन दबे स्वर में बोला। बाहर पिछले कंपाउंड की जमीन में गड़ी हुई लकड़ी की एक पेटी में है।
दोनों बाहर चलो, विमल बोला। उनके साथ विमल पिछले कंपाउंड में पहुंचा। विमल के आदेश पर त्यागराजन फावड़ा ले आया। उसने जमीन को वहां से खोदना शुरू कर दिया जहां उसने पिछली रात को पेटी दबाई थी। लगभग 20 मिनट में त्यागराजन और लक्ष्मी ने मिलकर पेटी बाहर निकाल ली और उसे उस कमरे में ले जाए जिसमें जयशंकर बंधा पड़ा था। अब तुम अपने पति की मुश्किल कसो, विमल बोला। लक्ष्मी के पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अंत में लक्ष्मी के हाथ पांव विमल ने बांधे। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला। 2 नौजवान भीतर दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर कमीनगी थी और हाथों में रिवॉल्वर थे। शुक्रिया, एक बोला, बाकी का काम हम कर लेंगे। विमल खामोश रहा। हाथ ऊपर। विमल ने हाथ ऊपर उठा लिए। एक नौजवान ने दूसरे को संकेत किया। उसने आगे बढ़कर विमल की पतलून की बेल्ट से उसकी रिवॉल्वर खींच ली और तुरंत परे हट गया। माल पेटी में है ना? पहला फिर बोला। विमल ने उत्तर न दिया। पहले ने अपने साथी को इशारा किया। उसके साथी ने जाकर पेटी का ढक्कन उठाया। फौरन उसका चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह चमकने लगा। हे, वह खुशी में लगभग नाचता हुआ बोला। यही है। विमल एक कदम पीछे हटा। उसकी पीठ दीवार पर लगे बिजली के स्विच बोर्ड के साथ जा लगी। तुम मुथ्थू हो? विमल बोला। कुप्पू स्वामी के भतीजे? हाँ, पहला हैरानी से बोला। कैसे जाना? तो फिर यह। विमल तब भी पेटी का ढक्कन उठाए खड़े नौजवान की तरफ देखता हुआ बोला। गणेशन होगा। वाह, गणेशन बोला। तुम तो बड़े उस्ताद हो, हमारे नाम भी जानते हो। यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम्हारे ही पीछे लगे लगे पहुंच गए। और तो कोई बचा नहीं था पीछे लगने लायक। तुम मेरे पीछे थे? चिपके हुए थे, गोंद की तरह। मुथ्थू बोला। मुझे तो खबर नहीं लगी। दोनों हंसे। अब क्या चाहते हो? यह भी कोई पूछने की बात है? गणेशन पेटी पर वापस ढक्कन ठोकता हुआ बोला। हम जो चाहते हैं हमें मिल चुका है, मुथ्थू बोला। अभी नहीं मिला सालो। विमल ने अपनी पीठ को यूं पीछे को हुला कि स्विच बोर्ड के सारे स्विच ऑफ हो गए। फौरन कमरे में अंधकार छा गया। बाहर के कमरे में रोशनी थी, लेकिन बीच के दरवाजे पर पर्दा पड़ा होने के कारण वह रोशनी भीतर नहीं आ रही थी। अलबत्ता इतना पता जरूर लग रहा था कि दीवार में चौखट कहाँ थी। मुथ्थू? अंधकार में गणेशन का स्वर गूंजा। हाँ, मुथ्थू संस्पर्श भरे स्वर में बोला। दरवाजे से परे रहना। वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे शूट कर दूंगा। ठीक है। आवाज़ों से विमल ने इतना अंदाजा लगाया कि मुथ्थू उसके ज़्यादा करीब था। वह उकड़ू हो गया और इंच इंच मुथ्थू की तरफ सरकने लगा। मुथ्थू? हाँ। रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की ओर रखना। रखा है, लेकिन वो है कहाँ? कमरे में ही कहीं है। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? थोड़ी देर में आंखें अंधेरे की आदी हो जाएंगी, तब हम उसे शूट कर देंगे। तब उसकी आंखें भी तो अंधेरे की आदी हो जाएंगी। हो जाएंगी तो हो जाए, हथियार बिना वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी रिवॉल्वर तो मैंने पहले ही छीन ली थी। विमल महसूस कर रहा था कि जिस स्थिति की वे दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके आ जाने पर उसका काम तमाम हो जाना लाजमी था। उसने उससे पहले ही कुछ करना था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अंधकार में देखने लगा। उसे अपने सामने हल्की सी हरकत महसूस हुई। शायद मुथ्थू ने पहलू बदला था। एकाएक विमल सीधा हुआ और सामने हाथ फैलाए आगे को लपका। एक मानव शरीर उसे अपनी गिरफ्त में आता महसूस हुआ। उसने उसे फिरकने की तरह दरवाजे की तरफ घुमाया और उसे सामने धक्का दिया। वह भाग रहा है। साथ ही वह चिल्लाया। मुथ्थू का लड़खड़ाता शरीर चौखट के अर्ध प्रकाशित चौकोन के सामने प्रकट हुआ। एक फायर हुआ। मुथ्थू के मुंह से एक हाय निकली और वह फर्श पर ढेर हो गया। गणेशन! वह आर्तनाद करता हुआ बोला। तूने मुझे गोली मार दी। गणेशन के मुंह से एक घरघराहट सी निकली और वह दरवाजे की तरफ झपटा। उसने एक झटके से दरवाजे का पर्दा नोच फेंका। बाहर के कमरे की रोशनी भीतर आने लगी। उसी रोशनी में उसे थोड़ा परे खड़ा विमल दिखाई दिया। खबरदार! वह कहर भरे स्वर में बोला। आगे लपकने को तत्पर विमल ठिठक गया। गणेशन ने स्विच बोर्ड टटोल कर बिजली का स्विच ऑन किया। कमरे में ट्यूबलाइट फैल गई। विमल की ओर रिवॉल्वर ताने गणेशन ने मुथ्थू का मुआयना किया। उसकी पीठ में गोली लगी थी। गणेशन! मुथ्थू कराहा, तूने मुझे ही गोली मार दी। मैं गणेशन पश्चातापपूर्ण स्वर में बोला।
समझा था वो भाग रहा था। हाय, तू बिल्कुल मत घबरा मुत्थू, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। वह उठकर सीधा खड़ा हुआ। उसने विमल की तरफ देखा। उस घड़ी उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। विमल ने खामोशी से अपने होठों पर जुबान फेरी। थेवड़िया पैया, वह तमिल में गालियां बकता हुआ बोला। अपन पैर तेरी पद नव्वे, सब तेरी वजह से हुआ। मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल होठों में बुदबुदाया। तू मेरा राखा सबनी था ही। एक फिर एकाएक गणेशन का रिवॉल्वर वाला हाथ झुक गया। लेकिन नहीं, वह बोला, अभी नहीं, अभी तो तूने मेरे काम आना है, अभी तो तूने मेरी बहुत काम आना है। अम्मा ले ओतब ने, सुन रहा है? हाँ, विमल बोला, सुन रहा हूँ। इसे उठा। किसे? इसे, मुत्थू को, जिसे तेरी वजह से गोली लगी है। चल जल्दी कर। विमल हिचकिचाया। बाय गॉड, गणेशन दहाड़ा, बहुत बुरी मौत मारूंगा। विमल आगे बढ़ा। इसे सावधानी से उठा। उठाकर क्या करूं? विमल बोला। बाहर लेकर चल। बाहर कहाँ? हमारी कार में। अपन पैर तेरी पद दबने। बहस मत कर, हाथ पांव हिला। विमल मुत्थू पर झुका। आराम से, गणेशन बोला, आराम से। उसे तकलीफ हुई तो तुझे 100 गुना तकलीफ हो जाएगी। कराते हुए मुत्थू को विमल ने अपने कंधे पर लादा और सीधा हुआ। गणेशन के इशारे पर वह बाहर को बढ़ा। बाहर एक बहुत बड़ी साइज की विलायती लेकिन एकदम खटारा कार खड़ी थी। गणेशन ने आगे बढ़कर कार का पिछला दरवाजा खोला। विमल ने घायल मुत्थू को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। वापस भीतर चल, गणेशन रिवॉल्वर उसकी तरफ लहराता हुआ बोला। दोनों फिर भीतर आ गए। पेटी उठा, गणेशन बोला। मैं अकेला पेटी नहीं उठा सकता, विमल बोला। अगर? गणेशन आंखें निकालकर बोला। अपनी खैरियत चाहता है तो पेटी उठा। यह एक आदमी से नहीं उठने वाली, खुद कोशिश करके देख ले। पेटी उठा, कैसे भी उठा, नहीं तो मैं तेरा घुटना फोड़ता हूँ। फिर दूसरा घुटना, फिर आते बाहर, फिर दाता, विमल ने आह भरी। गणेशन उसकी बातों में नहीं आया था। पेटी उठाने में उसकी मदद करने की कोशिश में गणेशन को रिवॉल्वर हाथ से छोड़नी पड़ती। तब विमल पेटी उस पर धकेल कर स्थिति को अपने काबू में कर सकता था, और कुछ नहीं तो भाग खड़ा तो हो ही सकता था। उसने पेटी ट्राई की। पेटी भारी थी, खूब भारी थी, लेकिन इतनी भारी नहीं थी कि किसी एक जने के लिए उसे उठा लेना सर्वथा असंभव होता। गणेशन के आदेश पर पेटी उठाए लड़खड़ाता हुआ वह बाहर को चला। गनीमत थी कि जयशंकर की मुश्कें कसी हुई थी और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। वह बोल सकता होता या गणेशन को उसे आज़ाद करना सूझा होता तो निश्चय ही उसने गणेशन को बातों में लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जरूर की होती। विमल का काम खत्म करवाकर खुद गणेशन का हिमायती बनने की पेशकश तो उसने जरूर ही की होती। आखिर मुत्थू उसके दिवंगत जोड़ीदार का भतीजा था। गणेशन ने कार की डिक्की खोली। नोटों से भरी पेटी उसमें बाखूबी समा गई। गणेशन ने रिवॉल्वर विमल की ओर ताने ताने कार का पिछला दरवाजा खोला और भीतर जा बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठ, वह बोला। क्यों? विमल बोला। क्योंकि कार तुझे चलानी है, थेवड़िया पैया, मैंने यहाँ अपने साथी को संभालना है। विमल ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अगर? गणेशन पीछे से उसकी खोपड़ी के साथ रिवॉल्वर की नाल सटाता हुआ बोला। कोई शरारत की तो भेजा उड़ा दूंगा। कहाँ चलूं? विमल इग्निशन ऑन करता हुआ बोला। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कहाँ? अदियार, वहाँ मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो मुत्थू को संभाल लेगा। मैं उसे मालामाल कर दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चल। मुझे अदियार का रास्ता नहीं आता। अभी सीधा चल, आगे रास्ता बताऊंगा। विमल ने कार आगे बढ़ाई। गणेशन से पीछा छुड़ाना अब उसे बहुत कठिन काम नहीं लग रहा था। उस विलायती कार की वजह से वह बाखूबी गणेशन से निपट सकता था। कार का हुड इतना बड़ा था कि कार के सामने सिरे से ड्राइविंग सीट कोई 6 फुट दूर थी। अब उसे तलाश थी तो किसी मुनासिब मौके की। वह मुनासिब मौका भी जल्दी ही आ गया। आगे सड़क सुनसान थी। उस सड़क पर दोनों ओर मोटे मोटे तनों वाले पेड़ थे। विमल ने रियर व्यू मिरर पर निगाह डाली। गणेशन ने रिवॉल्वर अब भी विमल की खोपड़ी से सटाई हुई थी, लेकिन अब वह अपेक्षाकृत निश्चिंत लग रहा था। रह रहकर उसका ध्यान मुत्थू की तरफ चला जाता था
और वह उसे मौखिक तसल्ली देने लगता था। सतनाम श्री वाहिगुरु। विमल मन ही मन जपजी साहब का पाठ करने लगा। कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर। फिर एकाएक पूरी रफ्तार से भागती कार का रुख उसने एक निहायत मोटे तने वाले पेड़ की ओर किया और स्वयं स्टीयरिंग छोड़कर दोहरा हो गया। कार के पेड़ से टकराने से पहले गणेशन की रिवॉल्वर से एक फायर हुआ, लेकिन गोली विमल के सिर के ऊपर से गुजर गई। तभी एक धड़ाम की आवाज के साथ कार पेड़ से टकराई। गणेशन के हाथ से रिवॉल्वर निकल गई। वह इतनी जोर से उछला कि अगली सीट की पीठ से टकराकर दोनों सीटों के बीच ढेर हो गया। विमल क्योंकि उस टक्कर के लिए तैयार था, इसलिए टक्कर का झटका वह झेल गया। कार के अगले दोनों दरवाजे टक्कर से अपने आप ही खुल गए थे। विमल ने अगली सीट पर आ गिरी गणेशन की रिवॉल्वर अपने काबू में की और फुर्ती से कार से बाहर निकला। पीछे गणेशन और मुत्थू गुच्छा मुच्छा हुए पड़े थे। मुत्थू गणेशन के ऊपर आकर गिरा था और अब कराहता हुआ गणेशन उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। विमल ने बड़ी बेरहमी से तब तक अचेत हो चुके मुत्थू के शरीर को कार से बाहर घसीटा और कांपते कराहते सीधा होने का उपक्रम करते गणेशन की तरफ रिवॉल्वर तान दी। बाहर निकल, वह क्रूर स्वर में बोला। तमिल में गालियां बकता गणेशन बाहर निकला। यह उसने आतंकित भाव से मुत्थू की तरफ देखा। अभी जिंदा है, विमल बोला। पापियों की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है, यह भी बाबे का बड़ा अनोखा कर्तव्य है। यह यूं पड़ा पड़ा मर जाएगा तो क्या बुरा होगा? जब तुम दोनों एक बूढ़े लाचार आदमी को टॉर्चर करके उसकी जान ले रहे थे, तुम्हें सूझा था कि वो मर जाएगा? तू किसकी बात कर रहा है? मैं कुप्पू स्वामी की बात कर रहा हूँ, अम्माले ओतवने। विमल उसी की गाली उस पर थोपता हुआ बोला। जान लेते कुछ नहीं हुआ तो अब जान देते क्यों मां मर रही है? तू, गणेशन अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। हमें मार डालेगा? तू क्या करने वाला था मेरे साथ? गणेशन उत्तर न दे सका। तू न मार डालता मुझे, बोल। गणेशन न बोला। तेरा जवाब मुझे मालूम है, लेकिन मेरा जवाब तुझे मालूम नहीं। मेरा जवाब सुनकर तू हैरान हो जाएगा। क्या? हाँ, मैं तेरी जान बख्शी कर रहा हूँ। तेरा अधमरा साथी अगर यहीं मरने से बच जाए तो इसे भी याद दिला देना कि इसने मेरा शुक्रगुजार होना है। तू हमें छोड़ रहा है? हाँ, लेकिन इस काबिल नहीं कि तुम दोबारा किसी को डबल क्रॉस कर सको, दोबारा किसी पर ऐसा कहर ढा सको जो तुमने कुप्पू स्वामी पर ढाया। और विमल ने 2 बार फायर किया। गणेशन के दोनों घुटने फूट गए। वह त्योरा कर जमीन पर अपने साथी के पहलू में गिरा। विमल कार के करीब पहुंचा। कार का अगला भाग बुरी तरह पिचका हुआ था। रेडिएटर में से पानी टपक रहा था, लेकिन इंजन अभी चल रहा था। विमल कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने कार को बैक गियर में डाला। कार ने कुछ खड़ खड़ सी की, लेकिन बैक होती चली गई। विमल कॉलेज रोड वापस लौटा। उसने कार में से नोटों की पेटी निकाली और फिर त्यागराजन के घर में दाखिल हुआ। त्यागराजन दंपत्ति और जयशंकर उसे वैसे ही पड़े मिले जैसे वह उन्हें छोड़कर गया था। जयशंकर बितर बितर उसकी तरफ देखने लगा। नोटों की पेटी लौट आई देखकर न जाने क्यों उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। विमल ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो वही दोनों छोकरे थे, विमल बोला, जिन्होंने कुप्पू स्वामी को मारा था। कुप्पू स्वामी का भतीजा मुत्थू और उसका दोस्त गणेशन। तुम? जयशंकर हैरानी से बोला। बच कैसे पाए उनसे? बच गया, वाहेगुरु की मेहर से। वो दोनों अब कहाँ हैं? अधमेरे से यहाँ से कुछ मील दूर सड़क पर पड़े हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, जयशंकर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। फिर एकाएक वह यूं बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। लेकिन तुम वापस क्यों लौट आए? माल तुम्हारे कब्जे में था और तुम? उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वह हैरानी और उलझन मिश्रित निगाहों से विमल को देखने लगा। उन दोनों के एकाएक आगमन से यहाँ मेरा एक काम अधूरा रह गया था, विमल बोला। क्या? मैंने कहा था कि जिस दौलत की खातिर तुमने अपने साथियों के साथ दगाबाजी की थी, मैं उसी में तुम्हें दफन करके जाऊंगा। मैं तुम्हें उन्हीं नोटों का कफन पहना कर जाऊंगा जिनमें से एक को भी तुम अपने से अलग करना नहीं चाहते थे। विमल, प्लीज, जयशंकर गिड़गिड़ाया। भगवान के लिए मेरी ऐसी दुर्गति मत करो। तुम यह सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो, मेरे बंधन खोल दो।
तुम्हारे बंधन तो पुलिस ही आकर खोलेगी। विमल, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। विमल नोटों की पेटी की तरफ आकर्षित हुआ। उसने पेटी का ढक्कन खोला और 100 के नोटों की एक गड्डी उठाकर अपनी जेब में रख ली। फिर उसने दोनों हाथों से नोटों की गड्डियां निकाल निकाल कर जयशंकर के ऊपर फेंकनी आरंभ कर दी। शीघ्र ही पेटी खाली हो गई और जयशंकर गर्दन तक नोटों के ढेर में समा गया। अब कैसा लग रहा है चाचा जी? विमल बोला। क्रोध, अपमान और बेबसी के भावों से जयशंकर का चेहरा विकृत हो उठा। विमल ने दोबारा उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तुम्हारे यहाँ टेलीफोन है? विमल त्यागराजन से संबोधित हुआ। त्यागराजन ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। कहाँ? त्यागराजन ने बगल के कमरे की ओर संकेत कर दिया। विमल बगल के कमरे में पहुंचा। उसने पुलिस का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही वह बोला, मेरा नाम विमल है। मैं स्टेडियम में पड़े डाके के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखता हूँ। इस विषय में मैं पुलिस के किसी उच्च अधिकारी से बात करना चाहता हूँ। जरा होल्ड कीजिए, उत्तर मिला। हेलो। थोड़ी देर बाद विमल को एक नया स्वर सुनाई दिया। आप कौन बोल रहे हैं? विमल ने पूछा। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल। सुपर साहब, विमल भावहीन स्वर में बोला, मेरा नाम विमल है। मैं स्टेडियम में डाका डालने वाले गैंग का एक सदस्य हूँ। चौंकी नहीं और यह पता लगवाने की कोशिश भी मत कीजिए कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि यह बात मैं आपको खुद ही बताने जा रहा हूँ। मैं 32 कॉलेज रोड से बोल रहा हूँ और अगर आप रॉकेट पर भी पुलिस को यहाँ भेजेंगे तो उन्हें मेरी हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं केवल 1 मिनट आपसे बात करूँगा और उसके बाद यहाँ से खिसक जाऊँगा। विमल एक क्षण रुका और फिर बोला, 32 कॉलेज रोड पर इस वक्त डकैतों का सरगना जयशंकर, इमारत का मालिक त्यागराजन और उसकी पत्नी लक्ष्मी बंधे पड़े हैं। इसी इमारत में स्टेडियम से लुटी दौलत भी मौजूद है, जिसमें से केवल 10,000 रुपये कम है। वे 10,000 रुपये मैंने ले लिए हैं, क्योंकि डाकुओं को पकड़वाने वाले या माल का पता देने वाले को 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा मैंने रेडियो में सुनी है और मैं आपको डाकुओं का सरगना और माल दोनों सौंप रहा हूँ। त्यागराजन और लक्ष्मी का डकैती से क्या संबंध है? सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल का स्वर सुनाई दिया। डकैती से उनका कोई संबंध नहीं है और जयशंकर लूट के माल सहित त्यागराजन की इस इमारत पर कैसे मौजूद है, यह बात मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूँ। तुम 5 आदमी थे। तुम्हारा एक साथी स्टेडियम में गार्ड की गोली का शिकार हो गया था। एक अन्य साथी सूर्य नारायण रोड के बंगले पर मारा गया था। 2 तुम और जयशंकर हो। तुम्हारा 5वां साथी कहाँ गया, जो स्टेडियम में गोली का शिकार हुआ था और बाद में वहां से बाइसिकल पर भागा था? उसका नाम अब्राहम था। वह मर चुका है। समय पर डॉक्टरी सहायता न मिलने की वजह से वह जीवित नहीं रह सका था। उसकी लाश सूर्य नारायण रोड वाले बंगले के पास बीच पर एक नारियल के पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। विमल, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हम तुम्हें जयशंकर के खिलाफ सरकारी गवाह बना लेंगे और तुम माफी पा जाओगे। मुझे मूर्ख मत बनाओ सुपर साहब। जयशंकर के खिलाफ केस तैयार करने में पुलिस की सहायता करने और दौलत और जयशंकर का पता बताने की वजह से शायद मैं इस जुर्म से तो बरी हो जाऊं, लेकिन क्या मैं लेडी शांता गोकुलदास के कत्ल के जुर्म से भी बरी हो सकता हूं? क्या मैं उस जुर्म से भी बरी हो सकता हूं जो मैंने इलाहाबाद की जेल तोड़कर किया था और जब मेरा नाम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था? उस बाबत भी विचार किया जा सकता है। सॉरी सुपर साहब, लेकिन मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है। नमस्कार सुपर साहब। विमल ने रिसीवर क्रेडर पर रख दिया। वह वापस पिछले कमरे में पहुंचा। अलविदा दोस्तों, वह बोला। और जयशंकर, तुम्हें याद होगा जब रूबी रेस्टोरेंट में मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पेशेवर मुजरिम नहीं था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। उम्मीद है कि मेरे मौजूदा एक्शन से तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा। उम्मीद है कि जेल में गुजरे तुम्हारे दिन मुझे डकैती में अपना साथी चुनने की भारी गलती पर पछताते हुए गुजरेंगे। जयशंकर की पुतलियां बेचैनी से दाएं बाएं फिरने लगी और उसके मुंह से गौ गौ की आवाज निकलने लगी। बिना उस पर दोबारा दृष्टिपात किए विमल ने अपने कपड़े उतारे। उसने उनके स्थान पर जयशंकर की उतारी पादरी की पोशाक पहनी, सिर पर सफ़ेद बालों का विग लगाया, लंबी दाढ़ी और मूछें लगाई और फिर उस कमरे से बाहर निकल गया।
ड्राइंग रूम में मेज पर पड़ा पादरी वाला तसले जैसा हैट उठाकर उसने अपने सिर पर रखा और अपने गले में लटके क्रॉस को छूता हुआ इमारत से बाहर निकल आया। वह जयशंकर के एम्बेसडर के समीप पहुंचा। उसने कार का ड्राइविंग सीट की ओर का दरवाजा चाबी लगाकर खोला और भीतर जा बैठा। रियर व्यू मिरर में उसने अपनी सूरत देखी। दाढ़ी मूछ की वजह से उसकी सूरत कुछ कुछ सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल से मिलने लगी थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि पादरी के उस मौजूदा भेष में वह पहचाना नहीं जाने वाला था। फिर एकाएक उसकी आंखों के सामने अपनी खूबसूरत बीवी सुरजीत कौर की सूरत घूम गई। एकाएक वह बेहद उदास हो गया। अगर उसकी बीवी ने उसे धोखा न दिया होता तो आज उसे वह दिन न देखना पड़ता। आज वह अपनी जान की सलामती की खातिर पुलिस से और सारी दुनिया से मुंह छुपाता न फिरता होता। आज उसकी हालत गली गली दूर दूर करते एक आवारागर्द कुत्ते जैसी न हो गई होती। उसकी आंखों से आंसुओं की दो मोटी मोटी बूंदें ढुलक पड़ी। धन करतार, वह एक आह भरकर बोला। उसने कार आगे बढ़ा दी। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।